हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है चाइल्डहुड लव माय मिस्टर प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मे बी यही लास्ट पार्ट होगा चाइल्डहुड लव का, इस स्टोरी का नहीं। काफ़ी रोमांटिक सी नाइट के बाद जब सुबह होती है तब सिट के बाहों में आयुषी सो रही होती है। वो दोनों काफ़ी अच्छी से नींद ले रहे होते हैं। सबसे पहले सिट का नींद खुलता है, उसके बाद वो आयुषी की तरफ देखता है और वो आयुषी को बुलाने लगता है। उसके बाद जब आयुषी उठती है वो नींद में ही बोलने लगती है, मुझे नहीं उठना, मुझे अभी थोड़ी देर और सोने दो प्लीज़। ऐसे बहुत ही क्यूटली बोल रही थी नींद में ही। तो सिड उसे नहीं उठाता और उसे और कस के हग कर लेता है और खुद भी थोड़ी देर लेटे रहता है। फिर उसकी नज़र जाती है घड़ी की तरफ और वो देख के वो आयुषी को उठाने लगता है कि उठो जल्दी, बहुत देर हो चुकी है। बिकॉज 10 बज चुके थे और अभी तक नहीं उठे थे वो दोनों। सिड बोलता है आयुषी जल्दी उठो, 10 बज चुके हैं, क्या सोचेंगे नीचे हमारे बारे में कि हम कितने देर तक सोते रहे हैं। ये सुनकर आयुषी भी उठ जाती है, बहुत ही जल्दी जल्दी उठने लगती है और बोलती है क्या 10 बज चुके हैं, अरे यार क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ये सोच के वो रोने लगती हैं, नकली का रोने लगती है। सिड बोलता है जल्दी जल्दी उठो, अभी नाटक मत करो, चलो नहाना है हमें। और आयुषी बोलती है ठीक है, तो जल्दी जल्दी करना है तो चलो साथ में ही नहा लेते हैं। और ये बोल के स्माइल करने लगती है और सिड बोलता है नहीं, एक एक करके नहाएंगे, साथ में नहीं नहाएंगे, उसमें और भी ज़्यादा देर लग जाएगा। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर आयुषी जाती है कृष्णा के पास किचन में, क्योंकि वो किचन में कुछ बना रही थी और उसे पीछे से जाके कमर से पकड़ लेती है एंड बोलती है भाभी 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 मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू मेरी शादी करवा दी आपने आपके भाई के साथ। ये सुनने के बाद कृष की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है एंड वो बोलती है चुप करो, अगर किसी को पता चल गया ना कि तुम मेरे भाई से शादी करने के लिए रात में उसके कमरे में जाके सो गई थी और मुझे सब कुछ पता था, तो तुम्हारे भाई मुझे नहीं छोड़ने वाले। अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारी भाभी रहूं तो चिल्ला चिल्ला के बता दो, और अगर चाहती हो कि हमेशा के लिए तुम्हारी भाभी रहूं तो चुप कर जाओ। ये सुनकर आयशा चुप हो जाती है और उन्हें छोड़कर वो एक साइड में खड़ी हो जाती है और बोलती है क्या बना रही हो आप, और वो देखने लगती है कुकिंग कर रही थी कृष्णा उसको। कृष्णा पूछती है क्या देख रहे हो, खाना पकाना चाहती हो अपनी अभी अभी हुए हस्बैंड के लिए, ये बोलकर उसे टीज़ करने लगती है और आयुषी से काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है एंड बोलती है नहीं नहीं मुझे खाना नहीं पकाना, मैं आपका काम नहीं बढ़ाना चाहती, मुझे पता है अगर मैं खाना बनाऊंगी तो शायद से अच्छा बन जाएगा बट किचन का सत्यानाश हो जाएगा, तो इसलिए आप ही बनाओ। कृष्णा बोलती है अपने हस्बैंड के लिए भी नहीं बनाना चाहती हो, साफ कर दूंगी मैं अगर तुम चाहती हो तो। ये सुन के ऐसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है मुझे बनाना है, आप बता देना कैसे कैसे बनाना है, ओके। और उसके बाद आयुषी कुकिंग करने लगती है सिड के लिए। थोड़ी देर बाद खाना बन जाता है, उसके बाद सर्व करते हैं खाना को और सब लोग खाने लगते हैं और नया टेस्ट पाकर सभी बोलते हैं किसने बनाया खाना, क्योंकि काफ़ी टेस्टी था। ये सुन के ऐसी खुश हो जाती है और खड़ी होकर बोलती है मैंने बनाया है, और सभी हंसने लगते हैं बिकॉज खाना उतना भी टेस्टी नहीं था। वो लोग बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहे थे क्योंकि उनको पहले से पता था कि आयुषी ने बनाया है, नॉर्मली बना था खाना। आयुष सिड से पूछता है कि तुम्हारा कॉलेज कब से स्टार्ट होने वाला है। सिड बोलता है कुछ दिन बाकी है, पर मैं आयुषी के बर्थडे के बाद ही चला जाऊंगा, उससे पहले ही मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है बट उसके बर्थडे तक मैं रहूंगा यहाँ पर। आयुष बोलता है अच्छा ठीक है, तुम दोनों न्यूली वेड्स हो तो तुम चाहो तो अभी जब तक तुम यहाँ पर रह रहे हो तब तक यहाँ पर इंजॉय करो, यहाँ पर घूमो फिरो अच्छे से। आयुषी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलती है पास ही में एक रेस्टोरेंट है वहाँ जाए। सिड बोलता है ठीक है, तुम ही यहाँ पर रहती हो, तुम्हें अच्छे से पता होगा कहाँ पर क्या है, तो तुम ही आज घुमाना, और जब तुम मेरे घर चले जाओगे वहाँ पर मैं घुमाऊँगा तुम्हें। सिड बोलता है चाहो तो तुम अपने फ्रेंड्स को भी बुला सकते हो क्योंकि तुम यहाँ से कुछ दिन बाद चले जाओगे और उसके बाद में तुम उनसे कभी मिल पाओ ना पाओ तो तुम बुला सकते हो उन्हें। ऐसी बोलती है फ्रेंड्स को, क्या हम दोनों चलते हैं ना। तब सिड की बातें सुनकर वो थोड़ा सोचती है और बोलती है ठीक है बुला लेंगे उनको भी। आयुष आयुषी को बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने फ्रेंड्स को अभी तुम दोनों के मैरिज के बारे में नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि अभी तक तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है और ना ही तुम्हारी शादी कल्चरली हुई है, जो
सारी शादी की रस्में रिवाजें होती है वो सारे तुम दोनों बस कागज़ों में पति पत्नी हो। अभी ये बात याद रखना कि ये पब्लिकली ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ये बात सुनकर वो दोनों ही हाँ बोलते हैं, क्योंकि मतलब वो दोनों मान जाते हैं कि वो बाहर किसी को भी नहीं बताएंगे कि वो दोनों शादीशुदा है। फिर हम देखते हैं वो पांचों बाहर घूमने के लिए गए होते हैं, बट जो अथर्व है वो सिड से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहा होता है, क्योंकि वो पहले कभी नहीं था और आ गया बीच में। उसे लगता है कि आयुषी और उसके बीच में सिड आ रहा है और वो उसे पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि आयुषी सिड को ज़्यादा अटेंशन दे रही थी उससे। हम देखते हैं वो पांचों बहुत सी जगह घूमते हैं और बहुत सारे पिक्चर्स भी क्लिक करवाते हैं। उसमें जो आयशी है वो सिड से चिपक के पिक्चर क्लिक करवा रही थी, इसी वजह से अथर्व को काफ़ी ज़्यादा मतलब जेलसी होने लगती है। और अभिमन्यु और ऐश्वर्या वो दोनों तो मतलब लवी डवी बन रहे थे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा, और वो दोनों भी साथ में बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं और मतलब पांचों साथ में करवाते हैं और सभी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद जब लंच टाइम होता है तब वो पांचों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। पर आयुषी जो है वो हमेशा अथर्व के पास बैठती थी, बट इस बार सिड के पास बैठ गई, जिससे अथर्व काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। और स्कूल में भी सभी मानते थे कि आयुषी और अथर्व एक कपल बनेंगे, बट वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि आयुषी की शादी पहले से ही फिक्स थी सिड के साथ और वो उसी को पसंद करती थी। हम देखते हैं ऐश्वर्या एंड अभिमन्यु काफ़ी ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे और एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, मतलब अपने हाथों से। इसी वजह से मतलब ये देख के जो है आयशी काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है और अथर्व सोचने लगता है कि ये जो पहले जब ऐश्वर्या और अभिमन्यु लवी डवी होते थे तब आयशी उसको भी खाना खिलाती थी अपने हाथों से, जैसे ऐश्वर्या खिलाती है अभिमन्यु को, उन दोनों को चिढ़ाने के लिए। और अथर्व को लग रहा था कि वो अभी भी ऐसा ही करेगी, बट वो सिड को खाना खिलाती है जैसे ऐश्वर्या खिला रही थी अभिमन्यु को। बट ये चिढ़ा नहीं रही थी, वो अपने आप से मतलब खुद की खुशी से खिला रही थी और सिड बहुत खुशी से खा रहा था। और ये देख के उसे बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, बट वो कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि वो क्या ही बोलेगा, ऑफिशियली वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे। भले आयुषी किसी को चिढ़ा नहीं रही थी, बट उन तीनों को लगता है कि वो चिढ़ा रही थी ऐश्वर्या एंड अभिमन्यु को। ऐश्वर्या थोड़ा चिढ़ जाती है एंड वो और ज़्यादा खिलाने लगती है उन्हें दिखा दिखा कर, और आयुषी भी वैसे ही करने लगती है जैसा ऐश्वर्या कर रही थी, बिकॉज उसे नहीं पता कि डेट में क्या करते हैं और वो सीख रही थी वैसे। और जैसे जैसे ऐश्वर्या खिला रही थी वैसे वैसे आयुषी भी खिला रही थी और उन दोनों के बीच एक कॉम्पिटिशन बन जाता है कि कौन ज़्यादा खिला सकता है अपने पार्टनर को। और वो दोनों थे सिद्धार्थ एंड जो अभिमन्यु, वो दोनों मतलब अपना पेट पकड़ लेते हैं एंड बोलते हैं और नहीं खा सकता, और हाथ जोड़ लेते हैं उन दोनों के सामने, और उसके बाद वो दोनों रुक जाते हैं। शाम तक बहुत ज़्यादा घूमते हैं वो पाँचों, बट सिड के साथ वो तीनों उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे पहले पहले, बट आखिर तक आते आते वो दोनों जो है मतलब ऐश्वर्या और अभिमन्यु वो दोनों कंफर्टेबल फील तो कर रहे थे और वो फ्रेंडली भी हो रहे थे, बट जो अथर्व था वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा था सिड को। फिर भी वो ऐसा दिखा नहीं रहा था कि वो पसंद नहीं कर रहा है। फिर वो पाँचों एक जगह बैठते हैं शाम में कुछ स्नैक्स लेने के लिए, मतलब एक कैफेटेरिया था वहाँ पर जाते हैं और वो पाँचों बातें करने लगते हैं। मतलब पहले तो उतना ज़्यादा बातें नहीं हो रही थी, बट इस बार मतलब सीरियस बातें हो रही, पहले बस मस्ती मजाक चल रही थी। तो सिड पूछता है कि तुम लोग जो है 12 पास करने के बाद क्या करोगे। ये सुनने के बाद वो तीनों अपने अपने प्लान्स बताने लगते हैं कि वो क्या करेंगे, और आयुषी बोलती है मेरा तो आपको पता ही है, और उसके बाद उन तीनों से बोलती है गाइस एक बार मैं 12 पास कर जाऊँ उसके बाद मैं भी उसी कॉलेज में जाऊँगी जहाँ पर सिड पढ़ते हैं। मैं भी उसी कॉलेज में जाना चाहती थी, वो मेरा ड्रीम कॉलेज है और वो हम दोनों का ड्रीम कॉलेज है। ये बोलकर सिड के हाथ को कस के पकड़ लेती है। उसके बाद उन तीनों से बोलती है शायद से उसके बाद हम उतना मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं भी वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगी इनके घर में। ऐश्वर्या काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलती है उसके बाद तुम सिड भैया के साथ ही रहोगे एक ही घर में। सिड बोलता है नहीं नहीं, एक साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुझे कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, मैं इसके बर्थडे के बाद ही चला जाऊंगा वहाँ पर। मतलब मैं तो अभी यहाँ से जाऊँगा, अभी लास्ट ईयर का एग्ज़ाम बाकी है, उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कहीं और बहुत अच्छी एक कॉलेज है हमारे यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुझे सजेस्ट किया कि उस कॉलेज में जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट कॉलेज है ऐसा माना जाता है, इसीलिए मैं वहाँ पर जाऊँगा।
ऐश्वर्या बोलती है कि तुझे भी जाना है क्या उस कॉलेज में जहाँ पर सिद्ध भैया जा रहे हैं। आयुषी बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे बस ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद फैमिली बिजनेस ज्वाइन करनी है, मुझे इनकी तरह प्रोफेसर नहीं बनना। पता है वो हमारी फैमिली बिजनेस है, हमारे और सिद्ध के पेरेंट्स ने एक साथ मिलकर वो बिजनेस स्टार्ट किया था और अभी हमारा सेकंड जनरेशन है, अभी भैया संभाल रहे हैं, उसके बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ उसके बाद मैं संभालूंगी। मतलब अभी तो भैया उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, भाभी ही संभालती है, पर ऑफिशियली भैया संभालते हैं। तुम्हें तो पता है ना भैया को एजुकेशन सेक्टर में इंटरेस्ट है, ना कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। अथर्व बोलता है कि तुम्हारा तो बना बनाया बिजनेस है, मुझे तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप। उसके बाद उन पांचों में फिर से बातें होने लगती है और उसके बाद हम देखते हैं वो दिन बीत जाता है। कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। आज था हमारा आयुषी का बर्थडे। सुबह उठने के बाद ही सिद्धू से विश कर देता है हैप्पी बर्थडे आयुषी, और आयुषी इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड उसे सुबह सुबह हग करती है एंड लिप्स पे किस करती है। सिड उसे सुबह सुबह एक मतलब प्यारा सा गाउन गिफ्ट करता है जो शाम को पार्टी में पहनने वाली थी आयुषी, एंड उसे एक रिंग भी गिफ्ट करता है जो वो बोलता है कि मैंने अपने पॉकेट मनी सेव करके ये रिंग तुम्हारे लिए खरीदा है। आयुषी बोलती है काफ़ी प्रिटी है और वो उसे देखने लगती है बार बार अपने हाथ को। मतलब क्या, अगर लड़की हो तो पता होगा कि अगर हम कुछ भी पहनते हैं ना, हाथ में नेल पॉलिश भी लगाते हैं ना, फिर भी हम अपने हाथ को तकते रहते हैं। वैसे ही वो मतलब देख रही थी और निहार रही थी और बहुत ज़्यादा मन खुश हो रही थी। हम देखते हैं शाम को आयुषी उसी ड्रेस को पहन के रेडी होती है। अभी तक मेकअप नहीं किया था उसने अपने फेस पर, और वो जिप लगाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। सिड बाथरूम से बाहर निकलता है एंड बोलता है तुमने अभी क्यों ड्रेस पहन ली, मेकअप कर लेती उसके बाद पहनती। ये हैवी सा ड्रेस पहन के मेकअप करोगी तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। आयुषी बोलती है ये बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, मैं हैंडल कर सकती हूँ। सिड बोलता है मुझे पता है, मैंने ही खरीदा है। आयुषी क्यूरियस से शक्ल बना के उससे पूछती है कि तुम खुश नहीं हो कि मैंने तुम्हारा दिया हुआ गाउन पहले पहना है। सिड पूछता है ये कंफर्टेबल तो है नहीं, चुभ तो नहीं रही तुम्हें। आयुषी बोलती है नहीं, ये चुभ नहीं रही, कंफर्टेबल है। देन आयुषी अपना मेकअप स्टार्ट करती है और दूसरी तरफ सिड अपने कपड़े चेंज करने लगता है और आयुषी भी ये नोटिस करती है और बेशर्मों की तरह उसे घूरने लगती है। फिर आयुषी मन में बोलती है क्या बेशर्मों की तरह घूरे जा रही है। उसके बाद अपने फेस को टर्न कर लेती है और फिर से छुप छुप के देखने लगती है उसे, और फिर से टर्न करती है और मतलब वो उलझी रहती है इस बात में कि क्यों देखे या फिर ना देखे। फिर मन में आता है कि हस्बैंड है मेरा, देख सकती हूँ, और फिर से देखने लगती है, फिर से अपना मेकअप करने लग जाती है। उसे मतलब छुप छुप के देख रही थी, एक बार देख रही थी, एक बार मेकअप कर रही थी, ऐसा कर रही थी। और सिड ये चीज़ नोटिस नहीं करता, वो अपने आप को देख रहा था मिरर में। जब सिड का हो जाता है तब वो आयुषी की तरफ ध्यान देता है और मन में बोलता है वाह मेरी वाइफ ही कितनी खूबसूरत है, और वो उसे घूरने ही लगता है। मतलब वो आयुषी की तरह नहीं कि एक बार देख लिया और दूसरी बार खुद को देख रही है मिरर में, वो मतलब डायरेक्टली देखे ही जा रहा था, मतलब रुक नहीं रहा था। आयुषी का हो जाता है एंड वो खुद को देख के बोलती है आज तो मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई और नहीं लगी, और खुद ही को एडमायर करने लगती है। उसके बाद सिड उसके पास आता है। आयुषी जो कि एक चेयर में बैठी हुई थी वो खड़ी हो जाती है एंड सिड को पूछती है कैसी लग रही हूँ, और सिड उसे देख के बोलता है ब्यूटीफुल, तुमसे खूबसूरत कोई और नहीं है इस दुनिया में, और फ्लर्ट करने लगता है उसके साथ। सिड जो है वो आयुषी के पीछे खड़ा हुआ था एंड मिरर में वो दोनों खुद को देख रहे थे। और इसी बीच सिड नोटिस करता है कि आयुषी का जो ड्रेस का जो जिप है वो अच्छे से लगा नहीं हुआ है, तो वो लगा देता है एंड बोलता है थोड़ा सा केयरफुल रहो, अगर ऐसी बाहर चली जाती तो लोग तुम्हें देख लेते ना। और उसके बाद तो लोग यही बोलते ना कि सिड अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल नहीं रखता। और ये बोलकर उस आयुषी के फेस के काफ़ी करीब चला जाता है सिड एंड उसके फोरहेड के साथ अपना फोरहेड टच कराता है। आयुषी हड़बड़ाते हुए अपने फोरहेड को दूर करती है उससे, मतलब अपना पूरा फेस ही दूर करती है उससे एंड बोलती है नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं करना, अभी मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। तो ये सुनकर सिड उसके लिप्स में फिंगर्स रख देता है एंड बोलता है कि चुप करो तुम, अभी नहीं करूँगा बट बाद में ख़राब कर दूँगा तुम्हारा मेकअप। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है एंड आयुषी खुद को मिरर में फिर से देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो भी पार्टी में होती है।
हम देखते हैं आयशा की बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स आ चुकी थी, मतलब कुछ फ्रेंड्स थे जो उसके बचपन से उसके साथ थे, और जो ऐश्वर्या है वो बस 11th-12th में उसके साथ फ्रेंडशिप हुई है और उसी स्कूल में उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और बचपन से उसके बहुत सारे फ्रेंड्स रहे हैं जो सिड को जानते हैं और उसके बारे में सब कुछ पता है। ऑब्वियसली सिड के बारे में पता है, शादी के बारे में नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। जब आयशा हाई सेकेंडरी स्कूल या फिर जूनियर कॉलेज जो भी बोलते हैं आपके वहाँ पर जब गई तब ऐश्वर्या के साथ उसकी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो गई थी। और जो अभिमन्यु था वो उसका बॉयफ्रेंड था और अथर्व और वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। इसी वजह से उस स्कूल में या फिर कॉलेज जो भी बोलते हैं आप, वहाँ पर उन चारों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो गई थी। आयशा के मेल फ्रेंड्स भी आए थे, बट मोस्टली फ्रेंड्स उसके फीमेल ही थे। मेल काफ़ी कम मात्रा में थे, मतलब 2 या 3 ही। अभिमन्यु और अथर्व को छोड़कर, मतलब उसके सब मिलाकर 6 से 7 मेल फ्रेंड होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। खैर इसके तो फिर भी हैं, मेरे तो एक भी मेल फ्रेंड नहीं है। लड़कों से बात करने में मतलब मैं तो ज़ीरो हूँ, मैं कभी भी किसी लड़के से बात नहीं कर पाती। इवन दो कोई अगर मुझे प्रपोज करता है तो मैं उल्टी पार भाग के चली आती हूँ वहाँ से, उससे एक भी बात नहीं करके। पता नहीं वो लड़के भी क्या सोच रहे होंगे। ज़्यादा नहीं, बट 2-3 लोगों ने मुझे प्रपोज किया है, ऐसे ऑफलाइन, वरना ऑनलाइन बहुत सारे लोगों ने प्रपोज किया है। पर मुझे समझ में नहीं आता कि मुझ में पसंद क्या आता है उनको, बिकॉज मैं तो दिखने में बहुत बुरी हूँ। मतलब मैं एडमिट करती हूँ कि मैं अगली हूँ, दिखने में बहुत ही बुरी। इवन तो मेरे रिश्तेदार ये बोलते हैं कि इसकी शादी नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही गंदी दिखती है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं कभी भी सुंदर नहीं दिखना चाहती क्योंकि सुंदर दिखना एक श्राप है मेरे लिए। क्योंकि अगर आप सुंदर दिखते हो तो लोग आपके टैलेंट को नज़रअंदाज कर देते हैं, आपके स्मार्टनेस को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, सब कुछ नज़रअंदाज कर देते हैं, सिर्फ ब्यूटी को सामने रखते हैं। तो इससे अच्छा होता है कि अगली होना। कम से कम लोग आपकी तारीफ़ तो करते हैं कि आप इंटेलिजेंट हो, आप कितने स्मार्ट हो। ऐसी तारीफ़ें मुझे मिलती रहती हैं, बट सुंदर नहीं हूँ, बहुत अगली दिखती हूँ, ऐसा मुझे बचपन से सुनने को मिला है, अभी तक मिलता है। पता है लोग तो ये भी बोलते हैं बाप तो मर गया है, इसका दहेज भी नहीं दे पाएंगे और दिखती भी सुंदर नहीं है, इसकी तो कभी शादी नहीं होगी, अपनी माँ का ख्याल रखेगी, बुढ़ापे तक उन्हीं के साथ रह जाएगी। साथ में ये भी बोलते हैं कि इंटेलिजेंट है तो नौकरी लग जाएगी। इसके लिए थैंक यू, मैं इसी के लिए यही सुनना चाहती हूँ। मुझे इस टाइप के कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझे ब्यूटीफुल बोले। मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट इंटेलिजेंट होता है। ओके चलो बैक टू द स्टोरी। जहाँ पर ऐश्वर्या को नहीं पता था सिड कौन है, मतलब बाकी सारे फ्रेंड्स को पता था ऐश्वर्या को छोड़कर, और अथर्व और जो अभिमन्यु है उनको तो ये भी नहीं पता था कि उसके लाइफ में कोई है। उन्हें लगता था कि वो सिंगल है। आयुष के सारे फ्रेंड्स आते हैं उसे बर्थडे विश करने के लिए, और ऐश्वर्या भी उनके साथ ही आती है। आयुषी के सारे बचपन के जो फ्रेंड्स हैं वो ऐश्वर्या को पहचानते थे और ऐश्वर्या भी उनको पहचानती थी, बट जो अथर्व और अभिमन्यु है वो उनको उतना अच्छे से नहीं जानते थे। बिकॉज जब आपके मतलब न्यू फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को कौन ही मतलब इंट्रोडक्शन करके रखता है, मतलब जान पहचान करके रखता है। मतलब फ्रेंड्स के न्यू फ्रेंड जो न्यू होते हैं उनसे ही हम मिलते हैं, बट उनके बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के फ्रेंड के साथ उतना लगाव नहीं होता, उतना जान पहचान नहीं होता। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आयुषी के पुराने फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड बोलती है कि क्या लग रहे थे यार जीजू, मतलब इतने हैंडसम लग रहे थे, ऊपर से तुम दोनों ने ट्रेनिंग भी करी है और एकदम कपल लग रहे हो। मतलब कोई बोल ही नहीं सकता कि तुम दोनों अलग अलग रहते थे। लगता है तुम कई सालों से रिलेशनशिप में हो और एक साथ हो, एंड हमेशा खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ। और जीजू इतने हैंडसम लग रहे थे, तुझे काला टीका लगा देना चाहिए वरना नज़र लग जाएगी। उसके बाद आयशी सिड की तरफ देखती है एंड देखती है कि सिड एक लड़की के साथ बातें कर रहा होता है, वो भी काफ़ी हंस हंस के। ये देख के वो थोड़ा सा चिढ़ जाती है, बट उसे इग्नोर करती है। उसे लगता है कि कोई फ्रेंड है, जो सिड ने उसे बोला था कि उसकी एक फ्रेंड आने वाली है, मतलब फीमेल है और वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है और इसी टाउन में है, मतलब जहाँ पर आयशी रहती है। और वो लड़की स्कूल टाइम में उसकी बेस्ट फ्रेंड भी रह चुकी है, तो आयशी जानती है उसे अच्छे से, मतलब कभी मिले नहीं बट उसके बारे में जानती है। उसी बीच में जो है अथर्व एंड अभिमन्यु जो है वो भी आते हैं पार्टी में, और वो दोनों गिफ्ट लेके आए थे, वो आयशी को देते हैं। और उसके साथ एक हेल्पर थी
जो उसके गिफ्ट को लेके दूसरी जगह रख देती है। देन आता है केक कटिंग की बारी। केक कट होता है और आयशी सबसे पहले सिड को केक खिलाती है। उसके बाद एक एक करके अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को खिलाती है एंड देन फ्रेंड्स को खिलाती है। उसके बाद जो बाकी के गेस्ट्स थे, मतलब रिलेटिव्स या फिर उसके जो ये भाई और भाभी है, उनके फ्रेंड्स वगैरह वगैरह, बिजनेस पार्टनर्स जो है, उनको केक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब खिलाया जाता है, जो बच्चे वगैरह थे सबको। उसके बाद हमारा आइकॉनिक है जो इस स्टोरी में डांस वाला सेगमेंट आता है। हम देखते हैं आयुष एंड कृष्णा को, वो दोनों स्टेज में जाके डांस करने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे इसको। उसके बाद एक एक करके सारे कपल्स आते हैं एंड डांस करने लगते हैं और जो सिंगल थे वो दूसरे सिंगल्स को अप्रोच कर रहे थे डांस करने के लिए। वैसे मतलब पूरा डांस स्टेज जो है भर जाता है और जो आयुषी है वो डांस नहीं कर रही थी, वो एक साइड में खड़ी हुई थी ऐश्वर्या के साथ। उसके बाद जो अभिमन्यु है वो जाता है एंड ऐश्वर्या को डांस के लिए पूछता है और उसे भी वो लेके चला जाता है एंड डांस करने लगता है। और वो डांस करते हुए देखकर एंजॉय कर रही थी बहुत, क्योंकि उसे उतना डांस करना नहीं पसंद स्टेज में। हाँ, तब तक जब तक सिड उसे अप्रोच ना करे, कोई और करेगा तो नहीं करेगी डांस। भाव है थोड़ा सा। जो सिड है वो अपने फ्रेंड के साथ कुछ ज़्यादा ही मतलब बातें कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहा था, बिकॉज वो कल चले जाने वाला है, इसी वजह से वो अच्छे से अपने फ्रेंड से बात करना चाहता था एंड सुबह होने के बाद जाएगा, इसीलिए आयुषी के साथ उतना भी टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था, बिकॉज उसके सारे फ्रेंड्स से सराउंड में, इसी वजह से उसे जाना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि जीजू जीजू बोलेंगे सब, आपको पता है कैसे चिढ़ाते हैं फ्रेंड्स लोग। इसी वजह से जो है अथर्व को डाउट हो जाता है कि वो लड़की जो है वो सिड की गर्लफ्रेंड है एंड वो सिक्योर महसूस करने लगता है आयुषी के बारे में कि आयुषी अभी तक सिंगल है, उसके सिड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जब भी पार्टी होती थी ना, तभी आयुषी कभी भी डांस नहीं करती थी, बट हर बार जो है अथर्व उसे अप्रोच करता था, बट इस बार उसने नहीं किया और वो सिड के साइड में खड़ा हो गया। मतलब अभी उसकी फ्रेंड जो है खाना खाने के लिए गई थी एंड सिड वहीं पर रहने वाला था, तो उसे अभी खाना खाने की टेंशन नहीं थी और उसकी फ्रेंड को भी जाना था, इसी वजह से वो मतलब चली गई खाना खाने, उसके बाद वो चली जाएगी। एंड इस तरफ देखते हैं हम अथर्व और सिड को बातें करते हुए, और सिड बोलता है डांस नहीं करोगे तुम, अथर्व को पूछता है। अथर्व बोलता है मैं नहीं करूँगा, आयुषी के साथ करना चाहता था बट वो तो हमेशा मना कर देती है। सिड बोलता है क्या बोल रहे हो, वो कभी भी मना नहीं करती, वो हमेशा डांस करना चाहती थी, इवन डांस करना तो उसका एक हॉबी है बोल सकते हैं। उसके बाद सिड को अथर्व बोलता है कि आप शायद गलत जानते हैं, हम जब भी पार्टी में जाते हैं कभी भी डांस नहीं करती वो। सिड बोलता है झूठ मत बोलो, वो हमेशा डांस करती है और मेरे साथ तो बहुत अच्छा डांस करती है। और जो अथर्व को है ये लग रहा था कि सिड उसे झूठ बोल रहा है, इसी वजह से वो बोलता है कि ठीक है मैं भी अप्रोच करके दिखाता हूँ आपको, वो रिजेक्ट कर देगी। उसके बाद अथर्व जाता है एंड आयुषी के पास जाता है एंड बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, और हाथ बढ़ाता है, बट वो बोलती है नहीं मेरा डांस करने का मूड नहीं है। और वो सिड की तरफ मतलब ढूंढ रही थी, बट उसे नहीं पता था कि सिड कहाँ पर है, और सिड जो है वो देखे जा रहा था आयुषी एंड अथर्व को। उसके बाद अथर्व को जब रिजेक्ट कर देती है, थोड़ी देर बाद सिड आता है वहाँ पर एंड बोलता है कि क्या रिजेक्ट कर दिया, मतलब जहाँ पर अथर्व था वहाँ पर जाता है एंड बोलता है क्या तुम्हें रिजेक्ट कर दिया उसने। अथर्व बोलता है कि हाँ मुझे तो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है आप ही देख लो एक बार अप्रोच करके अगर करती है डांस आपके साथ। उसके बाद सिड जाता है एंड उसे डांस के लिए पूछता है काफ़ी फ्लर्टी वे में। सिड बोलता है क्या विल यू डांस विथ मी माई प्यारी प्यारी वाइफी, ये बोल कर अपना हाथ बढ़ाता है एंड आयुषी मान जाती है एंड उसके हाथ में अपना हाथ देती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। अथर्व ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि आयुषी कभी भी डांस करना पसंद नहीं करती थी पार्टीज़ में। दूसरी तरफ वो जो लड़की थी जो सिड की फ्रेंड थी, उसका नाम है सुधा, ठीक है। तो सुधा जो है वो खाना खा लेती है, देन वो सिड को मैसेज करती है कि मैं घर जाने वाली हूँ तो तू मिलवा दे अपनी होने वाली वाइफ से, मतलब गर्लफ्रेंड से बोलती है। तो उसे मैसेज टाइप करती है। उसके बाद जो सिड को सेंसेशन फील होता है वाइब्रेशन का, तो वो अपना फ़ोन निकालता है डांस को छोड़ के एंड आयुषी को साथ में लेके आता है एंड मिलवाता है उसके साथ। सिड काफ़ी चुपचाप सा बंदा था, मतलब साइलेंट क्वाइट टाइप बच्चा था, इसी वजह से उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बने। और सुधा बहुत ही कम फ्रेंड्स में से एक है
एंड पहली बार के लिए आयशी उसके किसी फ्रेंड के साथ मिलने वाली थी, क्योंकि हम सिड तो यहाँ का नहीं है, सिड ज़्यादातर आता था और आयशी बहुत कम ही गई है अपने क्या बोलते हैं होने वाले ससुराल। सुधा सिड की फ्रेंड जो है वो जब आयशी को भाभी करके एड्रेस करती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है ये चीज़। एंड वो काफ़ी हंसते हंसते उसके साथ बात कर रही थी, मतलब मुस्कुराते हुए। एंड वो विश करती है, थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद सुधा चली जाती है वहाँ से। एंड पार्टी ये लोग फिर से इंजॉय करने लगते हैं। आयशी सुधा के साथ बात करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, मतलब जो सुधा उसे भाभी बुला रही थी इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर से खुशी महसूस करने लगती है। उसके बाद पार्टी धीरे धीरे ख़त्म होने वाली होती है एंड सभी डांस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उसके फ्रेंड के साथ भी आयशी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है एंड देन पार्टी नाइट ख़त्म हो जाती है। पार्टी ख़त्म होने के बाद जो सिड है वो अपने कमरे में जाता है एंड अपने सामान को पैक करने लगता है। एंड आयशी भी जाती है और वो जाकर एक कुर्सी पे बैठ जाती है और बोलती है आई एम सो टायर्ड, और ये बोलकर सिड की तरफ देखती है कि सिड पैक कर रहा है, अभी भी एनर्जेटिक है। सिड को पैकिंग करते हुए देखकर आयशी काफ़ी इरिटेट हो जाती है एंड बोलती है मुझसे दूर जाने के लिए तो तुम्हारा 1% भी एनर्जी कम नहीं लग रहा है, एंड यहाँ पर मैं टायर्ड होकर बैठी हूँ एंड तुमने तो अपना कपड़ा भी नहीं चेंज करा एंड पैकिंग करने लग गए। सिड बोलता है मैं जल्दी जल्दी पैकिंग इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं बचा हुआ टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड कर पाऊँ, तुम्हारे साथ ये लास्ट नाइट है अभी मेरा, उसके बाद तुम जब हमारे घर जाओगी तब तक तो मैं अपने दूसरे कॉलेज के लिए हॉस्टल चला जाऊंगा, उसके बाद हम कब मिलेंगे कोई भी फिक्स नहीं है कुछ भी, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि पैकिंग ख़त्म हो जाए एंड हम दोनों टाइम स्पेंड कर पाए। ये सुनकर आयशी मतलब खुश हो जाती है और बोलती है तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करनी है। उसके बाद वो खड़ी हो जाती है एंड पैकिंग करने में उसका मदद करने लगती है। सिड की पैकिंग कंप्लीट हो जाती है एंड वो अपने बैग्स जो है वो साइड में रख रहा होता है, तभी आयशी बोलती है कि ये ड्रेस अभी काफ़ी चुभ रही है। ये बोलकर वो अपना ड्रेस उतारने लगती है सिड के सामने ही। एंड जो सिड है वो देखता है एंड बोलता है ठीक है चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ क्योंकि तुम अभी काफ़ी टायर्ड लग रही हो। ये बोलकर वो उसके ड्रेस के जिप को पीछे से मतलब सामने जाता है उसका एंड हाथ को उसके पीछे ले जाता है एंड उन जिप को खोल देता है। मौका पाकर आयशी भी अपने दोनों हाथों से उसके गर्दन को पकड़ लेती है, मतलब लॉक कर देती है एंड अपनी तरफ खींच लेती है एंड उसे किस करने लगती है। और सिड कुछ समझ नहीं पाता और थोड़ी देर बाद वो भी उसे किस बैक करने लगता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर आयशी और सिड एक दूसरे को हग करके लेटे हुए थे एंड उन दोनों ने कुछ भी नहीं पहना था एंड वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं एंड सो जाते हैं। अगले दिन सिड वहाँ से जा रहा होता है एंड आयशी से बाय बाय बोलती है। उसके बाद वो अपने घर में चली आती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा दुखी लग रही थी क्योंकि सिड से वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है एंड इतने दिनों बाद जब वो एक साथ ऐसे रह रहे थे उसके बाद सिड चला गया एंड उसके साथ वो फिर से कब रहेगी ऐसे उसे नहीं पता। हम देखते हैं आयशी अच्छे से खाना वाना नहीं खा रही होती है और काफ़ी दुखी रहने लग गई होती है एंड उसके मूड स्विंग्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मतलब कभी कुछ चाहिए ऐसे कर रही थी। एंड थोड़े दिनों बाद उसके रिज़ल्ट भी आ जाते हैं एंड आयशी टॉप तो नहीं करती स्कूल में बट 5th रैंक में आती है एंड उसमें ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी बिकॉज़ वो पढ़ाई में उतना भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी सिड की तरह, बट उसके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे। गाइस आपके 12th में कितने मार्क्स आए थे? मैंने तो टॉप करा था अपने स्कूल में, फिर भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे बिकॉज मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी जो जिसका बहुत अच्छा फैसिलिटी तो नहीं था, बट फिर भी मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे जितना मुझे लाना चाहिए था। मैंने उससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया था बट फिर भी मैंने टॉप किया था। फिर भी कभी कभी मैं सोचती हूँ कि एकदम इनएक्सपीरियंस टीचर के पास से मैं ट्यूशन पढ़ी हूँ एंड स्कूल में भी काफ़ी अच्छा गाइडेंस बिल्कुल ही नहीं था, एकदम घटिया स्कूल था मेरा। मैं बोलती हूँ आज मेरा स्कूल घटिया है और जो भी फीस चार्ज करते थे सरकारी स्कूल में भी करते हैं वो भी मुझे लगता है कि इनको देना इनअप्रोप्रिएट है, मतलब मेरे हिसाब से तो इनको 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए। इतने घटिया स्कूल वाले हैं ना मेरे,
गर्मियों में फैंस तक नहीं रहते अच्छे से, एक दो फैन चलता है एंड बाकी के तो ख़राब ही रहते हैं, 5-6 साल तक कोई रिपेयरिंग ही नहीं होता है। तो फीस देने का क्या ही मतलब, उन्हीं के लिए जाता है ना फीस, ताकि सब कुछ रिपेयर्ड रहे। बट फिर भी इतने घटिया स्कूल वाले मेरे, फिर भी मैं नाम नहीं बताऊंगी मैं अपने स्कूल का। तब जब मैं पढ़ती थी, तब जब मैंने भर्ती हुआ था मैं पहले, और हमारे यहाँ पर हाई स्कूल होता है एक 5 से 10 तक, उसके बाद कहीं स्कूल में 5 से 12 तक रहता है। जब मैं 5 में स्कूल में भर्ती हुई थी तब काफ़ी अच्छा था, मतलब हमारे यहाँ लोकलिटी में जो है ये स्कूल सबसे बेस्ट माना जाता था। बट जब 12 में गई तब सबसे घटिया स्कूल में, मतलब एकदम लो रैंक हो चुका था, ऐसा स्कूल है। तो जब मैं लॉकडाउन से पहले तो बहुत अच्छा स्कूल था एंड लॉकडाउन के बाद एकदम घटिया स्कूल बन गया मेरा। तो छोड़ो, मैं अपना स्कूल के बाद तो मैं छोड़ ही दूँ, बट ठीक है, मैं फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ कि मैंने टॉप किया था। आप भी बताना कितने मार्क्स आए थे आपके। स्कूल वालों की बुराई करने में जो दिल से सुकून मिलता है ना, वो किसी और में नहीं मिलता। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं फिर से। तो हम चलते हैं हमारे आयशी की तरफ, जिसको अपने औकात से ज़्यादा मार्क्स मिल गए थे, इसी वजह से वो बेहोश हो जाती हैं स्कूल में। जब अपना मार्कशीट पकड़ती है उसके बाद अपना नंबर चेक करती है एंड वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके सारे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा वर्ried हो जाते हैं उसके लिए एंड उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ पर सुधा काम करती थी, मतलब उसका 3rd ईयर चल रहा था और उसी हॉस्पिटल में, मतलब वही हॉस्पिटल कॉलेज में वहीं पर पढ़ती थी, वो वहीं पर थी। आप समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब वो हॉस्पिटल ही एक कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज। आप समझ रहे हो, मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट भी पढ़ते हैं एंड इलाज भी होता है, तो वहीं पर ले जाया जाता है। और सुधा उसे देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है एंड वो भी डॉक्टर के साथ चली जाती है, अपने सीनियर डॉक्टर के साथ, मतलब अपने टीचर के साथ। उसके बाद वो भी जो है उसकी रिकॉर्ड्स जो है चेक करने लगती है एंड उसके फैमिली वालों को भी बुलाया जाता है। उसके फ्रेंड्स भी लगभग चले गए थे, सब लोग नहीं थे, मतलब ऐश्वर्या थी एंड उनके फैमिली मेम्बर्स ही थे, मतलब फ्रेंड्स में से सिर्फ ऐश्वर्या थी, क्योंकि हाई स्कूल में उसकी इकलौती अच्छी फ्रेंड ऐश्वर्या ही थी और कोई नहीं था, उतना अच्छा फ्रेंड नहीं था। एंड उसके बाद जो है उसके रिपोर्ट्स चेक होने लगते हैं एंड जो अभिमन्यु एंड अथर्व थे वो दोनों भी आते हैं, क्योंकि उन चारों की बॉन्डिंग सबसे अच्छी थी उस स्कूल में, या फिर जूनियर कॉलेज जो आप बोलते हैं। तो वो आते हैं एंड उनको उतना कुछ नहीं बताया जाता और जो है आयुषी के घर वाले उन्हें घर भेज देते हैं। बट वो एक दो, मतलब जो डॉक्टर्स कन्वर्सेशन में वो सुन लेते हैं कुछ कुछ बातें कि क्या हुआ है आयुषी को। ऐश्वर्या सुन लेती है डॉक्टर्स की कन्वर्सेशन, जहाँ पर वो बोल रहे थे कि आयुषी प्रेग्नेंट है एंड उसका अगर अबॉर्शन किया जाए तो फिर से वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकेगी, मतलब प्रेग्नेंट होगी भी तो उसका मिसकैरेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और मे बी ये बच्चा भी मिसकैरेज हो जाए, उसके ओवरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसी वजह से ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है एंड उसके लिए प्रेग्नेंट होना बड़ी बात नहीं है, बट प्रेग्नेंट होकर बच्चे को पैदा करना वो बहुत बड़ी बात है। और इस बारे में डिस्कशन करने लगते हैं डॉक्टर्स एंड सुधा भी उनके साथ ही थी, क्योंकि वो पहचानती थी एंड सब कुछ का खबर जो है सिड के पास भी जाता है एंड ऐश्वर्या ये सुन लेती है एंड जब जाते जाते वो डिस्कशन करने लगती है इस बारे में अभिमन्यु एंड अथर्व के साथ। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी एंड परेशानी में वो बोल देती है कि ये क्या किया आयुषी ने, उसका अपना फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखा, उसने क्या किया। वो ट्रेविस ये बोलकर ऐश्वर्या अपने सर को पकड़ लेती है एंड वो दोनों पूछने लगते हैं कि क्या किया आयुषी ने, और वो शायद से थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई, इसी वजह से बेहोश हो गई है, राइट, ये अतर बोलता है। बट ऐश्वर्या बोलती है नहीं नहीं नहीं, वो प्रेग्नेंट है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, डॉक्टर ने बोला एंड उसका अगर वो बेबी को पैदा करेगी तो ठीक है, वरना अगर अबॉर्शन किया जाए तो वो शायद फिर से कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। इवन तो ये भी बोला कि ये बच्चा मिसकैरेज भी हो सकता है इस बच्चे का एंड ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है एंड वो उन दोनों से उसके बाद थोड़ा सा शांत होती है एंड बोलती है प्लीज़ किसी को मत बताना इस बारे में, क्योंकि उसकी फैमिली ये चीज़ सीक्रेट रखना चाहती है। मैं बस मेरे कान में पड़ गया कि वो क्या बातें कर रहे थे एंड मैंने सुन लिया। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है एंड वो एक बेंच था, मतलब पाथ में जा रहे थे रास्ते में और वहाँ पर एक बेंच था, मतलब क्या बोलते हैं,
टाइप था एंड उस बेंच में वो बैठ जाती है एंड अपने सिर को पकड़ लेती है एंड वो दोनों भी बैठ जाते हैं। अतर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और अभिमन्यु पूछता है बट उसका तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। ऐश्वर्या बोलती है उसका बॉयफ्रेंड होगा नहीं होगा तुमको पता होगा क्या, तुम्हें वो अपना सब पर्सनल न्यूज़ देती रहेगी कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। उसके बाद अतर बोलता है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड था। अतर इतना ही बोलता है, उसके बाद ऐश्वर्या का फ़ोन बजने लगता है एंड वो फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ आयशी थी एंड आयशी को वो पूछने लगती है तूने क्या किया, तू प्रेग्नेंट है, तू पागल हो गई है क्या। आयशी दूसरी तरफ से बोलती है कि तू क्या बकवास कर रही है, मैं प्रेग्नेंट कहाँ से हो सकती हूँ, भले ही मेरा बॉयफ्रेंड है बट तू पागल हो गई है क्या। और वो उसे किसी भी तरह कन्विंस कराती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है बिकॉज ये न्यूज़ वो बाहर नहीं ला सकती थी इसी वजह से। उसके बाद वो बैठती है उस बेंच में एंड वो फ़ोन काट देती है एंड जो आयशी है वो बोलती है वो अभी ठीक है एंड थोड़ी देर में घर पहुंचने वाली है। उसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं एंड जो है ऐश्वर्या वो बेंच पे बैठती है एंड उसके बाद वो अभिमन्यु से पानी मांगती है। उसके बाद अभिमन्यु से पानी देता है एंड पानी पीती है। उसके बाद ऐश्वर्या बोलती है मुझे ये गलतफहमी हो गई थी, उसको बस चक्कर आ गए थे, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। और उसके बाद वो राहत की सांस लेती है एंड खड़ी होती है एंड उसके बाद फिर से घर की तरफ जाने लगती है और बोलती है कि मैं कल उससे मिलने जाऊंगी, वो अभी तो नहीं जाने वाली है, दूसरे शहर कुछ दिन बाद जाएगी, राइट। ये चीज़ वो अपने मन में ही बोलती है। उसके बाद घर पहुंच जाते हैं वो और ऐश्वर्या दूसरे दिन उससे मिलने के लिए जाती है एंड बोलती है कि तू ठीक है ना, और काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थी ऐश्वर्या उसके बारे में एंड उसे चेक कर रही थी हर जगह। उसके बाद आयशी बोलती है मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ, तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। आयशी की ये बात सुनकर ऐश्वर्या बोलती है वो डॉक्टर्स बोल रहे थे। उसके बाद आयशी बोलती है कि मेरे बारे में ही थोड़ी बोल रहे थे, वो किसी और के बारे में बोल रहे थे जिसका नाम भी आयशी है। तो तू इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों, मतलब तू ना एक नंबर की गधी है। ये बोलकर वो स्माइल करने लगती है एंड ऐश्वर्या भी स्माइल करती है। उसके बाद जो ऐश्वर्या बोलती है कि चल आज हैंग आउट करने चले। ये सुनकर आयशी बोलती है नहीं, मेरी तबीयत ख़राब होगी, इवन मुझे ट्रैवल भी करना है, तुझे पता है, इसी वजह से मैं नहीं करने वाली, आज कहीं पर भी नहीं जाऊंगी मैं। अभी तो आज के दिन मैं रेस्ट लूँगी, कल मैं निकल जाऊंगी यहाँ से और मैं भी सारे फ्रेंड्स से मैं नहीं मिल पाऊँगी। मेरा प्लान था कि आज मैं मिलूँ सबसे, उसके बाद कल चली जाऊँगी, बट शायद से अभी ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ी देर बाद ऐश्वर्या वहाँ से चली जाती हैं एंड शाम को सारे फ्रेंड्स उससे मिलने आते हैं क्योंकि ये एक फेयरवेल की तरह था। क्योंकि आयशी के साथ उसके बाद कब मिलेंगे वो कोई कुछ भी फिक्स नहीं रहता, मतलब नहीं है, इसी वजह से वो सारे मिलने आते हैं एंड वहीं पर वो जिस रात का खाना खाते हैं एंड चले जाते हैं। अगले दिन आयशी चली जाती है अपने ससुराल। आयशी गाड़ी में बैठती है एंड वो सोचने लगती है कि कल क्या हुआ था। उसको एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में। उसके बाद सभी लोग उसे समझाने लगते हैं कि उसे अबॉर्शन करवा लेना चाहिए और ऊपर से शायद से किसी को अगर पता चल गया तो बहुत बड़ी मतलब बात हो जाएगी बिकॉज वो काफ़ी प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उसका फैमिली का नाम भी ख़राब हो सकता है कि इतनी यंग एज में प्रेग्नेंट होगी। भले ही शादीशुदा थी बट किसी को नहीं पता था ये बात बाहर, बट वो मना कर रही थी कि उसे नहीं करना अबॉर्शन। उसके बाद वो अपने भाई से भी झगड़ा कर लेती है एंड अगले दिन वो चले जाने की बात भी करती है। उसके बाद जो है कृष्णा आती है उसके पास एंड बोलती है कि तुम्हारी फ्रेंड थी ना वो ऐश्वर्या, वो आई थी यहाँ पर। ये सुनकर वो कॉल करती है उसे। कॉल करने के बाद किसी तरह वो संभाल लेती है बात को, मतलब बाहर आने नहीं देती है ये बात कि वो प्रेग्नेंट है एंड नेक्स्ट डे क्योंकि वो चली जाने वाली थी तो किसी को वैसे भी नहीं पता लगने वाला था यहाँ पर। उसके बाद जो है उसकी सासू माँ है वो उसे सपोर्ट कर रही थी आयशी को कि आयशी जो भी चाहती है उसी में वो सपोर्ट करेगी बिकॉज बच्चा उसका है, बॉडी उसका है, तो वही डिसाइड करेगी कि क्या होगा उसके साथ। और आयशी ने डिसाइड किया था कि वो बच्चे को रखना चाहती है बिकॉज अगर वो अबॉर्शन करवाती है तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि उसके फिर से प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। बट अगर वो ऐसा नहीं करवाती है
तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आगे जब भी वो प्रेग्नेंट होगी, बट इस बारे में उसका चांसेस बहुत ही लो है। तो इसी वजह से वो अपना बच्चा रखने के फेवर में थी। इवन वो सिड को भी इस बारे में मना लेती हैं एंड नेक्स्ट डे जब वो पहुंचती है वहाँ पर सिड भी घर आता है क्योंकि वो भी चला गया था अपने न्यू जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है सबमिट करने थे, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो इसीलिए वो बाहर था। और उसे जब भी पता चला तो उसके बाद वो अगले दिन ही आ सकता था बिकॉज और कोई मतलब चांस नहीं था उसका आने का, बिकॉज उसके पास खुद का पर्सनल कार नहीं है तो उसे बस या ट्रेन से ही आना पड़ता। तो जब उसे पता चला उसके बाद का कोई भी बस या फिर ट्रेन नहीं था, इसी वजह से अगले दिन ही वो आ पाया। सिड भी काफ़ी खुश था इस बात से। एंड मैं कुछ बताना चाहती हूँ, आप जो भी यंग लोग हैं उनको जो मतलब 18+ है एंड सेक्स कर सकते हैं लीगली, अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से पहले ना प्रोटेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है अगर नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है जो कुछ भी इनके साथ हुआ है, बिकॉज इनको अच्छे से नहीं पता था कि प्रोटेक्शन क्या चीज़ है। अभी तो खैर पढ़ाते भी हैं, बुक्स में भी होते हैं इनके बारे में, इवन हॉस्पिटल के बाहर भी लिखा हुआ होता है कि यूज़ करो कंडोम्स वगैरह। तो आई होप मैं समझा पा रही हूँ आपको कि क्या ऐसे नहीं करना चाहिए, बिना प्रोटेक्शन तो नहीं करो। ये दोनों तो शादीशुदा थे, इसी वजह से सब लोगों ने मान लिया। अगर शादीशुदा नहीं होंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर से ये दोनों ही बेरोज़गार, अगर घर से निकाल देते, आप ही इमेजिन करो कि आप बेरोज़गार हैं एंड आपने रिलेशनशिप बना लिया एंड आपको घर से निकाल दिया, आप और आपके पार्टनर दोनों को, तो कहाँ रहेंगे आप? बच्चे का भी एक जिम्मेदारी आ जाती है। तो आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या मैसेज देना चाहती हूँ आपको। मेरी माने तो पहले अपने करियर पे ध्यान दो, अपने पैरों पे खड़े हो, उसके बाद शादी कर लेना, उसके बाद जो मर्ज़ी करना, बच्चे लेना नहीं लेना वो आपकी मर्ज़ी। तो ठीक है, बैक टू द स्टोरी। डॉक्टर आयशा को स्ट्रेस लेने से मना करते हैं, इसी वजह से वो कॉलेज में भी एडमिशन नहीं लेती और घर में ही रहने का फ़ैसला करती हैं। वो सोचती कि बच्चा आने के बाद वो कॉलेज ज्वाइन करेगी, उससे पहले नहीं करेगी। उसके बाद अयान पैदा हो जाता है एंड वो थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद वो कॉलेज ज्वाइन करने के बारे में सोचती है, बट उसका तबीयत ख़राब होने लग जाता है। इसी वजह से आयशी अयान को हॉस्पिटल ले जाती हैं एंड डॉक्टर उसके बहुत सारे टेस्ट करते हैं। उसके बाद उसको एक बीमारी निकलती है, मतलब एक टाइप का कैंसर है जिस पार्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा और वो काफ़ी रेयर है किसी के साथ मैच होना। उसके बाद आयशी, सिड और मतलब उसके पूरे फैमिली मेम्बर का टेस्ट होता है जिसके साथ भी मैच हो जाए, बट किसी का भी मैच नहीं मिलता। इवन बाहर जो है मतलब फैमिली मेम्बर के भी अलावा कोई और अगर हो सके तो इसी वजह से वो मतलब ढूंढने लगते हैं किसी और को कि मैच हो जाए, बट वो नहीं मिलते उन्हें। हम देखते हैं सिड की फ्रेंड जो थी सुधा, वो उन दोनों को एडवाइस कर रही होती है कि वो एक दूसरा बच्चे के भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सिबलिंग के साथ बोन मैरो मैच करने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी के मतलब जो है बाहर से के किसी और के साथ मैचिंग के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो इसी वजह से जो है वो उन्हें सजेस्ट करती हैं एंड वो दोनों ट्राई भी करने लग जाते हैं। ऑब्वियसली उनके पास नहीं, फिर वो ट्राई करते हैं, इवन आयशा प्रेग्नेंट भी हो जाती है, बट उसका मिसकैरेज हो जाता है। ये उसका पहला मिसकैरेज था और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है बिकॉज जो उसके पेट में था उस बच्चे को वो नहीं बचा पाई एंड एक माँ होने की वजह से मतलब उसे एक माँ होने पर फेलियर महसूस हो रहा था कि वो अपने बच्चे को ठीक से नहीं रख पा रही थी। इवन तो वो काफ़ी छोटी थी एज में, लाइक 21-22 साल की थी, ऊपर से मतलब एक बच्चे की जिम्मेदारी भी संभाल रही थी। उसके बाद वो फिर से ट्राई करते हैं, इवन 1 साल लग जाता है और वो फिर से प्रेग्नेंट होती है, बट इस बार भी उसका मिसकैरेज हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी वजह से हो जाती है, मतलब वो लोग ठीक से ध्यान नहीं रख रहे थे, वो ऐसे ही हो जा रही थी, मतलब हो जाता है। अगर थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए, मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद वो तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है, उससे मतलब जो है ये सिलसिला 4-5 साल का हो जाता है। उसके बाद वो फिर से प्रेग्नेंट होती है एंड उसके बाद ये बच्चा स्टेबल रहता है एंड उसे बर्थ देती है। मतलब जो अयान था अभी 5 साल का हो चुका था एंड ये उसके बाद वो
दूसरी बच्ची जो होती है अयाना वो पैदा होती है एंड उसकी बोन मैरो से उसे ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, सर्जरी करी जाती है एंड उसके बाद ठीक हो जाती है। और अभी अयाना काफ़ी छोटी थी और उसका भी ध्यान रखना पड़ रहा था और अयान का भी ध्यान रखना पड़ रहा था। इसी वजह से जो है वो अपना कॉलेज में भर्ती होने का जो एडमिशन लेने का जो ये प्लान था उसका वो ड्रॉप हो जाता है एंड मतलब पोस्टपोन्ड हो जाता है। दिन अयाना थोड़ी सी बड़ी हो जाती है 5 साल की। उसके बाद जब जो है आयशी अपना कॉलेज में एडमिशन लेती है एंड पढ़ती है। आपको पता है आगे का स्टोरी, अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है तैयार किया हुआ, मतलब आप चैनल में जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट में क्लिक करें एंड माय मिस्टर प्रोफेसर और जो है उस प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा स्टोरी है। एंड ये जो है साइड स्टोरी थी उसकी एंड ये ख़त्म होती है आज। इसके 2 ही पार्ट्स थे, ये चाइल्डहुड लव है। एंड मैं बताना चाहती हूँ जो सेकंड चांस है जो स्टोरी थी उसमें किसी ने कहा था मुझे, मतलब वो मैं जानती हूँ वो बहुत सारे वीडियोस में कमेंट करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में करती हैं, मैं जानती हूँ, बट उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। और अगर उनका नाम देखने जाऊँगी तो मैं यहाँ का सब कुछ भूल जाऊँगी एंड यूट्यूब चलाने लग जाऊँगी, आई नो। तो मैं बता देती हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड, मैं अपना भी नाम भूल जाती हूँ। तो जो है उन्होंने बोला था कि उसको सैड एंडिंग चाहिए एंड जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट करा था तो उसमें हैप्पी एंडिंग में ज़्यादा वोट आया था। तो इसीलिए मैं क्या बोलूँ, अब मैं कैसे करूँ, सैड एंडिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं सेकंड चांस की जो है सेकंड सीज़न लाऊंगी जिसमें सब कुछ हैप्पी हैप्पी रहेगा जैसा आपको पसंद है, मतलब जो माय मिस्टर प्रोफेसर का जो स्टोरी लाइन है जैसी उसकी तरह हो जाएगी। तो उसमें भी मैं हैप्पी एंडिंग ही करूँगी। अभी तक मैंने सोचा नहीं है कुछ, बट उसी की तरह ही करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगी। प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर देना, आपने बोला था मुझे याद है कि मैंने ये भी बोला था कि मैं सैड एंडिंग ही करूँगी, बट क्या करूँ, हैप्पी एंडिंग के लिए ज़्यादा वोट आए थे और मुझे भी उसका सैड एंडिंग ही करना था। बट मैं इस बार पूरी स्टोरी ही चेंज कर दूँगी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसके बाद मैं कैसे इसकी सैड एंडिंग करूँ, क्योंकि हैप्पी हैप्पी तो हो गया था, सिड भी चेंज हो गया था स्टोरी में एंड आयशी ने भी उसे माफ़ किया था। तो प्लीज़ माफ़ कर देना आप मुझे, मेरे आयशी प्लीज़। मतलब जैसे सेकंड चांस में आयशी ने सिड को माफ़ कर दिया था तो आप मुझे माफ़ कर देंगी। पता है मुझे आप काफ़ी अच्छी हैं, हमेशा मुझे मोटिवेट करती हैं वीडियोस अपलोड करने के लिए और कभी कभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही वीडियोस अपलोड करती हूँ क्योंकि आप कमेंट करती हैं कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग सबको जो भी देख रहे हैं अभी तक एंड प्लीज़ इसे भी प्यार दे दीजिएगा। थोड़ा सा बहुत ही डाउन चल रहा है, मतलब बहुत ही कम व्यूज़ आ रही है मुझे, इवन तो मैं स्टोरी को बढ़ा दे रही हूँ, मतलब जो है वीडियो की लेंथ में पहले से बहुत बड़ी कर दिया है मैंने ताकि मतलब आप लोगों को रोज़ रोज़ मेरा आवाज़ ना सुनने को मिले। एक ही दिन में पूरा वीडियो देख लेना और प्लीज़ प्लीज़ अगर डाउनलोड करके देखते हो तो मत देखना, प्लीज़ डाउनलोड करके ऑनलाइन ही देख लेना क्योंकि उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता हमें, मुझे हाल ही में पता चला। एंड प्लीज़ अगर पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करा करें एंड कमेंट भी करना कि कौन सा पार्ट आपको पसंद आ रही है ताकि मैं वैसे ही स्टोरी बना सकूं आपके लिए। इवन तो आप मुझे टाइटल भी सजेस्ट कर सकती हैं कि इस टॉपिक में वीडियोस बनाइए, इस टॉपिक में स्टोरी बनाइए। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें क्योंकि आपको अगर नहीं पता, मतलब कैसे ही पता होगा कि मेरे पास कोई नहीं है आप लोगों के सिवा, ना ही मेरे फ्रेंड्स मुझसे प्यार करते हैं, ना ही मेरी फैमिली उतने ध्यान देती है मुझे। इवन मैं उनको ब्लेम भी नहीं करती, मेरे जैसे अगली इंसान को कोई क्यों ही पसंद करेगा, जो भी है मतलब कोई बस ऐसे ही मेरे साथ फ्रेंडशिप करता है ताकि एग्ज़ाम में मेरे साथ बैठ जाए एंड दिखा दे, ऐसे करके ही फ्रेंडशिप हुई है मेरी। तो मैं क्या ही वैल्यू करूँ उनकी। एंड मेरी फैमिली की हालत आपको नहीं पता है, मैं खुद ही मेंटल प्रेशर में इतनी हूँ कि मैं नहीं कर सकती कुछ, मैं ही अपने फैमिली मेम्बर को टाइम नहीं दे पाती तो मैं क्या ही उनसे उम्मीद करूँ। एंड मैं बहुत मतलब ओवर थिंकर हूँ, तो मैंने इस स्टोरी बनाने की जो वो ओवर थिंकिंग से ही आई है बिकॉज मैं जब
बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाती हूँ, तो मैं मन ही मन में स्टोरी बनाने लग जाती हूँ। तो ठीक है, मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। आई होप आप वेट करेंगे।